नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 10 नवंबर की शाम को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट को आतंकवादी घटना माना गया है। इस आतंकवादी घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। मंत्रिमंडल ने निर्दोष लोगों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि मंत्रिमंडल आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराता है। मंत्रिमंडल निर्देश देता है कि घटना की जांच अत्यंत तत्परता और पेशेवर तरीके से की जाए ताकि अपराधियों, उनके सहयोगियों और उनके प्रायोजकों की पहचान की जा सके और उन्हें बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जा सके। बयान में कहा गया है कि सरकार के उच्चतम स्तर पर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताज़ा एग्जिट पोल में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक एनडीए को मामूली बढ़त मिल सकती है जबकि महागठबंधन उसके बेहद करीब है। पोल में एनडीए को 243 सीटों में से 121 से 141 सीटें और महागठबंधन को 98 से 118 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं जनसुराज पार्टी को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। वोट शेयर में भी दोनों के बीच सिर्फ 2% का अंतर बताया गया है। एनडीए को 43% और महागठबंधन को 41% वोट मिल सकते हैं। क्षेत्रवार आंकड़ों में चंपारण की 21 सीटों में से 12 पर एनडीए और 9 पर महागठबंधन आगे बताया गया है। सीमांचल में महागठबंधन को बढ़त के संकेत हैं जहां उसे 26 में से 15 सीटें मिलने का अनुमान है। कोसी क्षेत्र में भी कांटे की टक्कर है। हालांकि बाकी एग्जिट पोल्स में एनडीए को स्पष्ट बहुमत और बड़ी जीत मिलने की संभावना जताई गई है। बिहार एग्जिट पोल पर जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और महुआ सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी है। एग्जिट पोल में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने के अनुमान पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि एग्जिट पोल को मैं नहीं मानता हूं। हम नहीं कह सकते कि 14 नवंबर को क्या होगा। एग्जिट पोल कभी घटा भी देता है, कभी बढ़ा भी देता है। देखते हैं क्या होता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं महुआ सीट से जीत रहा हूँ। हम जश्न की तैयारी नहीं, हम काम की तैयारी करते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि 14 नवंबर को मतगणना की पूरी प्रक्रिया को धीमा करने की कोशिश होगी। इस पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी है। राजीव रंजन ने कहा कि उनकी और उनके साथियों यानी महागठबंधन की हार पक्की है। खुद राघोपुर सीट से भी तेजस्वी यादव चुनाव हार रहे हैं। इसलिए आरोप प्रत्यारोप के जरिए वो मतगणना के बाद जब नतीजे आएंगे तो फिर बहाने जो वो लगातार ढूंढते रहे हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से फिर बताएंगे कि हम पहले भी बोल रहे थे ऐसा होगा वैसा होगा। बता दें कि तेजस्वी यादव ने कल आए उन एग्जिट पोल्स पर सवाल उठाया है जिनमें एनडीए की जीत का अनुमान लगाया गया है। उन्होंने कहा कि मतदान खत्म भी नहीं हुआ था कि एग्जिट पोल आ गया और ये सर्वे दबाव बनाने के लिए लाए गए। 14 नवंबर को होने वाली मतगणना का जिक्र करते हुए आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को धीमा किया जाए, मतगणना की पूरी प्रक्रिया को धीमा करवाया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एनडीए 14 नवंबर को होने वाली मतगणना के दौरान परिणामों में हेराफेरी करने की कोशिश करेगा और वोटों की गिनती को जानबूझकर धीमा करेगा। तेजस्वी ने दावा किया कि इस बार डाले गए 76 लाख अतिरिक्त वोट बदलाव के लिए हैं, न कि नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि हमें 160 से अधिक सीटें मिलने वाली हैं और 2020 की तरह इस बार फाउल प्ले नहीं चलेगा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि 2020 में भी जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया था लेकिन मात्र 12,000 वोटों के अंतर से एनडीए जीत गया था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मतगणना के दौरान सतर्क रहने की अपील की और कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी लगातार जारी हैं। इसी बीच शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने बुधवार को केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय से स्पष्ट जानकारी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि क्या ये बम ब्लास्ट था या सीएनजी ब्लास्ट, अभी तक गृह मंत्रालय की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है। लोगों की जान चली गई और अगर लाल किले जैसे सुरक्षित इलाके में ऐसा हो सकता है तो देश में कौन सुरक्षित है। ठाकरे ने देश की सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि देश सरकार के साथ खड़ा है और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसे तत्वों की जगह भारत में नहीं है।
दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट और फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। बुधवार को घाटी में 200 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई और सैकड़ों लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यह अभियान आतंकी समर्थन नेटवर्क को तोड़ने की व्यापक रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में अकेले 200 से अधिक जगहों पर छापे पड़े और 500 से अधिक लोगों से पूछताछ हुई है। इनमें से कई को निवारक कानूनों के तहत जेल भेजा गया है। इन छापों में जमाते इस्लामी के सदस्यों और उनके सहयोगियों को निशाना बनाया गया। सोपोर, गांदरबल और अवंतीपोरा में भी छापेमारी हुई, जहां संदिग्धों से उनकी आतंकी संपर्कों को लेकर पूछताछ की जा रही है। पिछले हफ्ते में 1500 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया है। पुलिस ने कहा कि इन कार्रवाइयों का मकसद आतंकवाद और अलगाववादी नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है, ताकि घाटी में शांति बनी रहे। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के मामले में फरीदाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर चल रही एक खबर का खंडन किया है। पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि कुछ मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह दावा किया जा रहा है कि धमाके में इस्तेमाल हुई संदिग्ध I-20 कार पिछले 10 से 12 दिनों से अल-फलाह यूनिवर्सिटी धौज में खड़ी थी। पुलिस ने कहा कि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और यह जानकारी गलत है। इस बीच अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने भी बुधवार को बयान जारी कर इस घटना से खुद को अलग बताया। यूनिवर्सिटी ने कहा कि वह इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से दुखी है और इसकी निंदा करती है। के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी IGI के टर्मिनल 3 पर बुधवार को बम की सूचना से हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि शाम करीब 4 बजे दमकल विभाग को बम की कॉल मिली थी। जांच के बाद यह सूचना झूठी पाई गई। पुलिस ने बताया कि इंडिगो एयरलाइन के शिकायत पोर्टल पर एक ईमेल मिला था, जिसमें दिल्ली, चेन्नई और गोवा समेत कई हवाई अड्डों का जिक्र था। एयर इंडिया एक्सप्रेस की वाराणसी जाने वाली उड़ान को भी सुरक्षा संबंधी धमकी मिली थी। प्रवक्ता ने बताया कि सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया और सभी जरूरी सुरक्षा जांच के बाद विमान को संचालन के लिए मंजूरी दी जाएगी। यह घटना सोमवार को लाल किले के पास हुए धमाके के बाद बड़ी सुरक्षा के बीच हुई है। जांच एजेंसियां अब यह भी देख रही हैं कि क्या हवाई अड्डे की धमकी और लाल किला विस्फोट में कोई संबंध है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम हुए भीषण धमाके की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने संभाल ली है। इस विस्फोट में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से अधिक लोग घायल हैं। जांच एजेंसियों ने इसे आतंकवादी हमला मानते हुए UAPA के तहत मामला दर्ज किया है। मुख्य संदिग्ध जम्मू कश्मीर के पुलवामा का डॉक्टर मोहम्मद उमर बताया जा रहा है, जो फरीदाबाद के एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा था। NIA सूत्रों के अनुसार उमर ने घबराहट में यह आत्मघाती हमला किया, जिसमें उसकी भी मौत हो गई। सोमवार शाम 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी I-20 कार में विस्फोट हुआ। कार में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल और डिटोनेटर का इस्तेमाल किया गया, जिससे कई गाड़ियां जल उठी और इलाके में भगदड़ मच गई। CCTV फुटेज में देखा गया कि कार सुबह बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली आई थी और शाम तक वहीं खड़ी रही। NIA को धमाके से जुड़े अहम सुराग मिले हैं और जांच तेज कर दी गई है। दिल्ली के लाल किला धमाके की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर मोहम्मद पुलवामा के कोयल गांव का रहने वाला था और फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था। उसने धमाके में इस्तेमाल हुई I-20 कार नंबर HR26CE7674 29 अक्टूबर को पुलवामा के तारिक अहमद मलिक से खरीदी थी। ब्लास्ट के बाद उमर लापता हो गया और CCTV में मास्क पहने उसी को कार चलाते देखा गया। घटनास्थल से मिले बॉडी पार्ट्स के DNA टेस्ट के लिए उसकी मां शहीमा बानो का सैंपल लिया गया है। इस मामले में पुलवामा, अनंतनाग और लखनऊ के कई डॉक्टरों का आतंकी नेटवर्क सामने आया है, जिसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा जा रहा है। ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले फरीदाबाद में जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गज़वात उल हिंद से जुड़े इस नेटवर्क से 2900 किलो विस्फोटक AK-47 और टाइमर बरामद किए गए और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, जिनमें डॉक्टर मुजम्मिल गनी पुलवामा, डॉक्टर अदील अहमद राठर अनंतनाग, डॉक्टर शाहीन सईद लखनऊ, जिन्हें जैश की महिला विंग बनाने की प्लानिंग थी और उमर इनका करीबी था। मीडिया में सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मॉड्यूल 2 साल से विस्फोटक जमा कर रहा था। 26 जनवरी को बड़े हमले की साजिश थी और इसके लिए लाल किले की रेकी की गई थी। NIA ने जांच अपने हाथ में ले ली है और कई राज्यों में छापेमारी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। यह धमाका दिल्ली में 13 साल बाद हुआ सबसे बड़ा विस्फोट माना जा रहा है और पूरे दिल्ली NCR में हाई अलर्ट जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में H-1B वीजा प्रोग्राम का बचाव किया है।
उन्होंने कहा कि अमेरिका को दुनिया भर से टैलेंट लाना पड़ता है क्योंकि देश में कुछ खास तरह की प्रतिभाएं नहीं हैं। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए जब ट्रंप से पूछा गया था कि क्या H-1B वीजा अब उनकी प्राथमिकता नहीं रहेगा और क्या विदेशी कामगारों की वजह से अमेरिकी मजदूरों की तनख्वाहें भी प्रभावित हो रही हैं, इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि मैं सहमत हूं, लेकिन हमें दुनिया से टैलेंट लाना पड़ता है। हमारे देश में कुछ खास प्रतिभाएं नहीं हैं जिन्हें लोगों को सीखना होगा। एंकर ने कहा कि हमारे पास तो काफी टैलेंट है। इस पर ट्रंप ने दो टूक कहा कि नहीं, आपके पास नहीं है। कुछ प्रतिभाएं हमारे देश में नहीं हैं। हर किसी को सिखाना पड़ता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आप बेरोजगारों को लेकर नहीं कह सकते कि उन्हें मिसाइल फैक्ट्री में लगा दो। इसके लिए खास ट्रेनिंग और टैलेंट चाहिए। बांग्लादेश में 13 नवंबर को होने वाले अवामी लीग के बड़े प्रदर्शन से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। ढाका में होने वाले इस विरोध को लेकर आशंका है कि यह हिंसक हो सकता है। इससे स्थिति न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि भारत, खासकर पश्चिम बंगाल में भी असर डाल सकती है, जहां अगले साल चुनाव होने हैं। बंगाल में पहले से ही अवैध प्रवासियों और मतदाता सूची संशोधन यानी SIR को लेकर माहौल गर्म है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर दबाव बढ़ रहा है। सेना के पीछे हटने से हालात और अस्थिर हो गए हैं। यूनुस सरकार नाराज है कि भारत ने कथित तौर पर हजारों अवामी लीग समर्थकों को शरण दी है। इससे भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव बढ़ गया है। बता दें कि 13 नवंबर को अवामी लीग ने ढाका लॉकडाउन का ऐलान किया है और उसी दिन आपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अदालत का फैसला आने वाला है। सेना ने 50% सैनिकों को कानून व्यवस्था ड्यूटी से हटा लिया है, जिससे लीग को उम्मीद मिली है। अगर प्रदर्शन हिंसक हुआ या पलायन शुरू हुआ तो इसका सीधा असर भारत बांग्लादेश की सीमा और बंगाल की राजनीति पर पड़ सकता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।